everyone, how are you all? So we are back again with another chapter, and today in this video we will be covering our chapter that is key acts and regulation governing entrepreneurship in India. ठीक है, entrepreneurship को कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो गवर्न करते हैं, उन एक्ट्स के बारे में आज हम ओवरव्यू लेने वाले हैं. ठीक है, हर एक्ट को समझेंगे कि एक्ट क्या है और देखेंगे कि उस एक्ट्स के क्या फीचर्स हैं. ठीक है, और किस तरीके से वो सपोर्ट कर रहा है हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, वो हमारा यहाँ पे बेसिक फोकस होने वाला है. तो अगर अभी तक ऑब्सेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है सो प्लीज़ उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ताकि ये जो नोट्स हैं वो आपको वहाँ से अवेलेबल हो पाए. ओके, मूविंग टुवर्ड द टॉपिक दैट इज कंपनीज एक्ट 2003. ये क्या है, कंपनी एक्ट क्या है? क्योंकि सबसे पहला जो एक्ट है ना, हम बात कर रहे हैं कंपनी एक्ट की, वो ये है कि कौन से कंपनी को क्या करना है, कैसे इनकॉर्पोरेशन होगा, कैसे उनका वाइंड अप होगा, प्लस जब वो चलेंगी तो कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो अप करने हैं, ये सब हमारा कंपनी एक्ट बताता है. तो कंपनी एक्ट बेसिकली जो कंपनीज हैं उनको क्या करता है, गवर्न करता है कि उन्हें किस तरीके से, किस फ्रेमवर्क के अंदर क्या करने हैं, वर्क करने हैं. ठीक है, सो कंपनी एक्ट 2013 एक प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है इनैक्टेड बाय गवर्नमेंट. वैसे गवर्नमेंट ने इसको इनैक्ट किया है, जो बेसिक काम क्या है कि जो भी कंपनीज है कंट्री में उनको रेगुलेट करेगा, है ना, कंपनीज को रेगुलेट करेगा. बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बताएगा. ये एक तरीके की आप समझ सकते हैं, ये रूल बुक है जो पूरी तरीके से हर एक चीज बताएगी कि किस तरीके से कंपनी को हमें इनकॉर्पोरेट करना है. ठीक है, उनका इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, किस तरीके से हमको उसके ऑफिशियल वर्क करने हैं, उसको डे टू डे रन करना है, कैसे उसका मैनेजमेंट होगा, और किस तरीके से अगर हम कंपनी वाइंड अप करने जा रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा लीगल, वो सारी चीजें हमें ये एक्ट बताता. बकायदा पूरी कंपनी को किस तरीके से गवर्न करना है, ये एक्ट हमारा कंपनी एक्ट 2013 है. ठीक है, अब ये एक्ट लाया क्यों गया, पर्पस क्या है इस एक्ट का, चलिए ये देखते हैं. देखिए, एक्ट को हम बहुत पर्पस को, एक्ट के पर्पस को हम उसके ऑब्जेक्टिव से समझ सकते हैं कि ये एक्ट का उद्देश्य है, ये कर क्या रहा है. तो सबसे पहला है टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये बताता है कि कंपनी का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपनी किस तरीके से काम करेगी. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पर्पस जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज करना कंपनी को एज इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी. देखिए, लीगल रिकॉग्नाइजेशन मतलब कंपनी को एक रिकॉग्नाइजेशन देना जो कि लॉ की नजर में एग्जिस्ट करता हो, है ना. जैसे बाकी सारी चीजें हैं, अगर कंपनी को रजिस्टर नहीं कराए कंपनी एक्ट के तहत तो उसको कोई लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, है ना, कानूनन तौर पे उसको हम कोई भी एंटिटी कंसीडर नहीं करेंगे. बट जब कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर हो जाती है तो आपको ही पता उसको लीगल एंटिटी माना जाता है. मतलब वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है. तो ये पर्पस है इस एक्ट का कि उसको एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करना. ठीक है, और ये इंश्योर करना कि कंपनी क्या है, एक अलग लीगल पर्सन है, मतलब कंपनी और जो उसके ओनर्स हैं वो क्या है, अलग अलग है. ठीक है, कंपनी अलग है, ओनर अलग है, ये सब आपने पढ़ा भी है. तो ये चीज है कि इस तरीके से हमारा एक्ट जो है उसको लीगल रिकॉग्नाइजेशन देने का पर्पस रखता है. दूसरा है कि राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज क्या होंगी, वो भी ये एक्ट हमें क्लियरली डिफाइन करता है. तो ये एक्ट क्लियरली डिफाइन करेगा कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जितने भी स्टेक होल्डर है, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, उन सबके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज है. ठीक है, किस तरीके से ऑडिटर को अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है, प्रमोटर की क्या जिम्मेदारी है. बेसिकली ये रूल बुक हमें सब कुछ बताएगा. तो इसका एक पर्पस ये भी हो गया कि राइट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर आउट करना है. ठीक है, नेक्स्ट इसका पर्पस है टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. देखिए, ट्रांसपेरेंसी अगर होगी किसी भी बिजनेस में तो लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि सबको पता है जो भी चीजें अंदर है वो बाहर हमें पता चल रही है. या अगर अंदर ही ट्रांसपेरेंसी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के तो लोग ट्रस्ट करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना पसंद करेंगे. तो कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर करता है कि जो भी कंपनीज हैं वो अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉपर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करें. मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, ये सब प्रॉपर तरीके से बनाएं. ठीक है, और समय पे उनको ऑडिट कराएं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये बुक्स प्रिपेयर कर रहा है उसने कोई धांधलेबाजी की हो. ये रीचेक करना कि जो डेटा एंटर हुआ वो एक्यूरेट है, और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है
वो शेयर होल्डर को और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को प्रोवाइड करना। तो ये एक्ट हमारे ऊपर ये सारी चीजें लगवाता है, ये इंश्योर करता है कि एक कंपनी इस दायरे में क्या करे, रन करे, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो ये भी एक पर्पस है। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर। ठीक है, जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं, जो भी हमारे शेयर होल्डर है, हमें उनके इंटरेस्ट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, और ये एक्ट ये भी इंश्योर करता है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, हमें पता है, लोगों से, पब्लिक से या प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसे लेती है ना। तो ये एक्ट ये इंश्योर करता है कि जो भी उनका पैसा है वो क्या रहे, कंपनी के पास सेफ रहे। कंपनी ऐसा ना करे कि फॉल्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा के इन्वेस्टर से पैसा ले रही है और बाद में इन्वेस्टर को पता चल रहा है कि कंपनी तो लॉस में थी, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, उसका तो पैसा चला गया ना, और कंपनी ने उसको मिसयूज कर लिया। इसीलिए एक्ट इंश्योर करता है कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फंड रेज करने से पहले, शेयर इशू करने से पहले, आप वो सारी चीजें डिस्क्लोज करें एंड देन फंड रेज करें। ठीक है, तो ये एक्ट हमें इस तरीके से भी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट इज टू प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू कंपनी को डायरेक्शन दिया जाता है कि किस तरीके से कंपनी चलेगी, और कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है कि कंपनी एज पर द स्टैंडर्ड परफॉर्म करे, गलत ना जाए। तो कंपनी एक्ट जो है ना, वो एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कंपनी अच्छी तरीके से चले, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चले, उसका जो सिस्टम उसको फॉलो करते हुए चले, ये भी इंश्योर करता है। ये एक्ट जो भी गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है उनको मजबूत करता है। ठीक है, ऐसे प्रोविजंस लाता है कि डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ऑडिट कमिटीज होनी चाहिए, और जो भी रूल्स है रेगुलेशन है वो कंपनी स्ट्रिक्टली फॉलो करे, और अगर कोई फॉलो नहीं करा तो उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए। तो इनके थ्रू ये इंश्योर करता है कि कंपनी सही तरीके से रन करे। नेक्स्ट इज टू इनकरेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ये एक्ट ने ना CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कंपनीज के लिए जो एक फाइनेंशियल क्राइटेरिया है इसके CSR का, उसको क्रॉस करते हैं तो उनको सोसाइटी के लिए अपना कुछ परसेंटेज सर्व करना पड़ेगा, मतलब सोसाइटी को सर्व करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो ये इंश्योर करता है कि जो कंपनी इसके अंदर आ रही है, ठीक है, वो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रही है, वो सब CSR करें, जिम्मेदारी से सोसाइटी के टुवर्ड कंट्रीब्यूशन दिखाएं, जिसे टाटा रिलायंस करता है। तो ये एक्ट इंश्योर करता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी है कुछ कंपनीज के लिए जो प्रिस्क्राइब फाइनेंशियल लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। सो एलिजिबल कंपनीज को अपना जो भी पोर्शन है प्रॉफिट का, वो सोशल बेनिफिशियल एक्टिविटीज जैसे कि हेल्थ कैंप लगा दिया, एजुकेशन के लिए कोई स्कूल खुलवा दिया, उन सब पे अपना पैसा खर्च करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज टू रेगुलेट द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ कंपनी। कंपनी की पूरी लाइफ साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कंपनी एक्ट 2013 कंपनी की एक एक स्टेज को, चाहे वो इनकॉर्पोरेशन हो, चाहे वो उसका वाइंडिंग अप हो, चाहे वो किसी के साथ मर्ज कर रही हो, पूरा इंटायर लाइफ साइकिल में कब कैसे क्या होना है, ये सारी चीजों को रेगुलेट करना, इंश्योर करना कि एज पर द एक्ट चीजें परफॉर्म हो कंपनी में, ये करता है। तो ये भी एक इसका पर्पस हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया कि कंपनी एक्ट क्या है और इस एक्ट के तहत क्या क्या अचीव किया जा रहा है। ठीक है, ओके, अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट एक्ट के टूर, जो कि होने वाला है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। ये एक्ट भी ना बहुत सिंपल है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम मतलब जो ऐसे बिजनेस है, ठीक है, जो छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, स्मॉल लेवल पे या मीडियम लेवल, मतलब बड़े बिजनेस के मुताबिक वो छोटे लेवल पे रन करे, उनको ना इस एक्ट के तहत सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो MSMED एक्ट 2006 कब इनैक्ट किया गया था? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनैक्ट किया गया था इसलिए ताकि हम जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है ना, उनको प्रमोट कर पाए, ठीक है, उनके डेवलपमेंट में सपोर्ट कर पाए। अदरवाइज क्या होता है कि छोटे बिजनेस इसलिए नहीं अपने आप को रन करते क्योंकि उन्हें फियर होता है कि मार्केट में बड़े बिजनेस हैं जो हमसे कम से कम कॉस्ट में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो हमारे पास कौन आएगा, है ना, या हमें लोन फैसिलिटी भी नहीं मिल रही कि हम अपना फैक्ट्री सेटअप कर पाए। तो इस एक्ट के तहत उन बिजनेस को क्या किया गया है, सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ये इंटरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। ठीक है, ऑब्वियस है ये जो छोटे छोटे इंटरप्राइज हैं वो ऐसी एरियाज में हो सकते हैं लाइक विलेजेस में, टाउन में, रूरल एरियाज में, तो वहां पे लोगों को रोजगार दे रहे हैं ये, है ना, लोकल इकोनॉमी वहां डेवलप करें, वहां पे भी बाइंग सेलिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन बढ़े, ये सब चीजें सपोर्ट कर रहे हैं। और लोग जो रूरल एरिया से, स्मॉल बैकग्राउंड से, वो कुछ नया कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं।
ठीक है, और ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ में भी क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एंटरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये एक्ट प्रोवाइड करता है इनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क जिसके तहत इनको क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। ठीक है, एमएसएमई ऑपरेट एफिशिएंटली, एसेस गवर्नमेंट बेनिफिट, गवर्नमेंट बहुत सारी सुविधाएं इनके लिए देती है। ठीक है, और इनको हेल्प करती है कि लार्ज बिजनेस के साथ कॉम्पिटिट करते हुए ये भी सस्टेनेबली लॉन्ग रन तक चल पाए। तो इस एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये स्मॉल एंटरप्रेन्योर को इनकरेज करता है, मतलब ये एक्ट मोटिवेट करता है इंडिविजुअल को कि वो छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करे, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है कि वो अपने लेवल पे एक रोजगार क्रिएट करे अपने लिए। दूसरा है इसका इंपॉर्टेंट ये भी है कि फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी रिड्यूस होती है, इनको ना लीगल प्रोटेक्शन मतलब कानूनी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव बेनिफिट्स देती है, लोन कम इंटरेस्ट में मिल जाता है, और अगर मान लो कोई मेरा जैसे छोटा बिजनेस है, अब अगर मेरी कोई पेमेंट टालेगा, मान लो मैंने 5 लाख का माल बेच दिया और वो मेरी पेमेंट लटका देगा, तो मैं कैसे रन कर पाऊंगी, मेरे को तो पैसा चाहिए ना अपने फ्लो को मेंटेन करने के लिए। तो गवर्नमेंट ना ये भी इंश्योर करती है कि इन सारे बिजनेस का पेमेंट टाइमली हो, अगर नहीं होता तो फिर ब्याज लगता है उनके ऊपर जो नहीं दे रहे हैं ना, पेनल्टीज लगती है। तो पूरा सपोर्ट इनको दिया जा रहा है जिससे ये बिजनेस रिस्क को अवॉइड कर पाए। ठीक है, दूसरा इस एक्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, क्योंकि एमएसएमई बेसिकली कहाँ होंगी, टाउन्स में, विलेजेस में, जिससे क्या होगा, लोकल एरिया में भी एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, और लोगों को शहर आने की जरूरत नहीं है ना, अपने ही कंट्री में, अब सॉरी अपने ही जगह पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो ये एक्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस एक्ट ने ये सारी चीजें हमारे को लाके दी है। ठीक है, तो इस एमएसएमई एक्ट का पर्पस क्या है, मेन पर्पस इस एक्ट का कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि स्मॉल बिजनेस ग्रो कर पाए, सर्वाइव कर पाए। ये इंश्योर करता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो बिजनेस है, उनको लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट किया जाए एक्सप्लॉयटेशन से, और इनके चैलेंजेस को सॉल्व करने में हेल्प करता है, जैसे पेमेंट डिले होती है, फाइनेंस नहीं मिलता, तो वो सब चीज़ें इनको दी जाती है ताकि ये डेवलप कर पाए। और इन शॉर्ट ये एक्ट सिर्फ रेगुलेशन के बारे में नहीं, बल्कि एक एम्पावर करना है मेरे स्मॉल बिजनेस को कि वो ग्रो करे और साथ साथ कंट्री को भी ग्रो करने में हेल्प करे। ठीक है, तो ये था हमारा एक्ट, और बहुत ही सिंपल था ये वाला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, दैट इज पेटेंट्स एक्ट 1970। ये भी बहुत ईजी है। पेटेंट एक्ट 1970 ना राइट देता है, एक्सक्लूसिव राइट देता है इन्वेंटर को ओवर देयर इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड। मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसी मशीन बनाई है, ठीक है, मान लो मैंने कोई ऐसी कार बनाई है जो बिना पेट्रोल के चलती है, तो ये जो इन्वेंशन है इसको मुझे चाहिए कि प्रोटेक्शन, मतलब मेरा ये जो आइडिया है, जो इन्वेंशन है, ये कोई कॉपी ना कर ले और अपना ही बनाने लग जाए और बेचने लग जाए, तो फिर तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो पेटेंट ले सकती हूँ मैं इसका, और पेटेंट एक्ट मुझे ये राइट देगा कि मेरे इन्वेंशन को लिमिटेड टाइम तक बस मैं ही यूज कर सकती हूँ। दिस मीन इन्वेंटर अलोन कैन मेक, सेल और लाइसेंस द इन्वेंशन, मतलब मैं खुद ही जो मेरा इन्वेंशन है उसको बना सकती हूँ, बेच सकती हूँ, उसका लाइसेंस मान लो बोलो लाइसेंस भी सेल करते हैं, दूसरे को दे देते कि मेरा आइडिया है लेकिन आप इसको बनाओ और बेचो, पैसा मुझे चाहिए, रॉयल्टी मुझे चाहिए, तो वो कर सकते हैं। मतलब दूसरे को प्रिवेंट किया जाएगा कि वो कॉपी ना कर पाए, बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक्ट लीगल रिकॉग्नाइजेशन देता है इन्वेस्टर को और उनके एफर्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, लोग कुछ नया करने का सोचेंगे भी, वरना तो डर रहेगा तो लोग सोचेंगे हम भले ही बना दे लेकिन कॉपी कोई बड़ा बिजनेस कर लेगा तो फिर फायदा क्या है, तो वो नहीं है। तो ये इनकरेज करता है इनोवेशन को कि जो एंटरप्रेन्योर रिसर्चर है वो नए प्रोडक्ट लाएं, क्योंकि ऑब्वियस है उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, उनका कोई कॉपी नहीं करेगा। अनऑथराइज्ड कॉपिंग से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मतलब कोई मेरे आइडिया को, इन्वेंशन को मुझसे बिना पूछे ना बना सकता है ना सेल कर सकता है। ठीक है, इनेबल कमर्शलाइजेशन, पेटेंट अलाउ करता है इन्वेस्टर को टू लाइसेंस देयर इन्वेंशन टू कंपनीज जनरेटिंग रेवेन्यू एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टर क्या, जो पेटेंट है ना वो इन्वेस्टर्स को, जैसे कोई इन्वेस्टर है जो मेरे आइडिया में पैसा लगाना चाह रहा है, उसको लेना चाह रहा है, तो मैं उसको अपना जो है वो सेल कर सकती हूँ। ठीक है, जिससे वो क्या करेगा, बनाएगा मेरे आइडिया को, वो इम्प्लीमेंट करेगा, बनाएगा, और जो पैसा आएगा वो मुझे भी देगा। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, पेटेंट सिग्नल्स, मान लो मैंने किसी इन्वेंशन का पेटेंट करा रखा है तो वो शो करता है कि मेरा आइडिया इतना इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल है, जिससे क्या होता है, अगर मुझे उस पेटेंट, उस इन्वेंशन को फर्दर कन्वर्ट करना है, ठीक है, प्रोडक्ट बना के सेल करना है,
तो मुझे ना इन्वेस्टमेंट के लिए फंडिंग वगैरह मिल जाती है, मतलब इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, फंडिंग वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि लोग इन्वेस्टर्स को लगता है कि आइडिया इतना अच्छा होगा तभी इसने पेटेंट करवा रखा है और कुछ तो यूजफुल है इसमें, तो चलो पैसा देते हैं, फंड करते हैं और लेट हिम और हर प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। ठीक है, तो पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस यही है कि जो इन्वेंटर्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, रिसर्च इनोवेशन को इनकरेज करना और एक्सक्लूसिव राइट दे देता है, जिससे वही चीज रिपीट हो रही है कि हम अपने इन्वेंशन को क्या कर सकते हैं, कमर्शलाइज कर सकते हैं, मतलब मेरा जो इन्वेंशन है मैं उसका लाइसेंस अगर बेचना चाहूँ, पेटेंट सेल करना चाहूँ तो वो कर सकती हूँ, प्रॉफिट कमा सकती हूँ और उस पर अगर मुझे ही फर्दर चीजें बनानी है तो फंडिंग रेज कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट आ रहा है ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेडमार्क एक्ट क्या है? देखो, जब ब्रांड नेम, लोगो, सिंबल ऑफिशियली रजिस्टर्ड होता है ना तो उसे हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। जैसे बहुत सारे ब्रांड नेम, कोका कोला, थम्स अप, इन सब का क्या है, ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन है। तो ये क्या है, ये ट्रेडमार्क है, मतलब अपने ब्रांड लोगो को रजिस्टर करा लेना जिससे कोई इसको कॉपी ना कर पाए। ठीक है, उसका ट्रेडमार्क ले लेना। दिस रजिस्ट्रेशन गिव ओनर एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द मार्क फॉर देयर गुड एंड सर्विसेज एंड प्रिवेंट एंड अदर फ्रॉम मिसयूजिंग। मतलब कोका कोला का जो लोगो है वो कोई और नहीं यूज कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी उसका क्या ले रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है। ठीक है, जिससे उसकी कोई कॉपी नहीं बनाएगा, अदरवाइज लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला कोका कोला असली है कि ये वाला असली, बिकॉज सब कुछ कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ट्रेडमार्क एक्ट 1990 प्रोटेक्ट करता है कि जो भी डिस्टिंक्टिव साइन, सिंबल, लोगो हैं वो अलग रहे और बिजनेस जो है वो अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड कर पाए, ट्रस्ट बिल्ड कर पाए, क्योंकि हम सालों साल से एक ही लोगों को देख रहे हैं एक ब्रांड के नाम पे, तो ऑब्वियस हमें ट्रस्ट हो जाता है ना। जैसे कोका कोला का रेड स्क्रिप्ट लोगो, एप्पल का लोगो, ठीक है, पेप्सी का ग्लोब वाला लोगो, ये सब ट्रेडमार्क है। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है तो कस्टमर बार बार उसी ट्रेडमार्क को देखता है और कोई कॉपी नहीं करता, तो वो आइडेंटिफाई इजिली कर लेता है कि ये तो इस ब्रांड का है। ठीक है, प्रिवेंट कंज्यूमर कंफ्यूजन, कंज्यूमर को कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अगर सिमिलर लुकिंग ब्रांड होंगे, है ना, सेम मेरा लोगो दूसरा ब्रांड भी कॉपी कर रहा है, तो आई विल बी कंफ्यूज ना कि कौन सा रियल है कौन सा वो है। प्रोटेक्ट बिजनेस गुडविल, कंपनी की रेपुटेशन सेफ रहती है। ठीक है, मार्केटिंग एफर्ट एंड क्वालिटी इमेज फ्रॉम मिसयूज और इमिटेशन, क्योंकि सेम बार बार लोगों को दिखता है तो उनका एक ट्रस्ट आता है कंपनी पे कि ये वही कंपनी है जिसका हम प्रोडक्ट खरीदते हैं और ये लॉयल है। और अगर कोई कॉपी कर लेगा, खराब प्रोडक्ट दे देगा हमारे लोगों के अंदर, तो ऑब्वियसली हमारी रेपुटेशन तो चली जाएगी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इनहेंस करता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट हो पाते हैं, कोई हमारा कॉपी नहीं कर पाएगा तो हमारा प्रोडक्ट यूनिक लगेगा। क्रिएट वैल्यूबल इंटेंजिबल एसेट, ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट है, मतलब इंटेंजिबल इन नेचर, तो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी एसेट नहीं है आपका ये, है ना। इसका आप लाइसेंस ले सकते हो और बहुत लोग अपना ही ब्रांड का लोगो बेच देते हैं कि आप इसी लोगो पे हमारे लोगो को यूज करके अपना प्रोडक्ट भी बना सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, ये कोलैब कर लेते हैं जिससे इन्वेस्टर्स जिनको इन्वेस्ट करना है वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप फंड रेज कर सकते हो। ठीक है, फिर हमारा आएगा कि क्या पर्पस है। ये ना वही चीज रिपीटेड है जो मैंने बताया है, इसलिए मैं इसको नहीं रीड कर रही हूँ, आप इसको रीड करना। सेम चीज है जो हमने अभी इंपॉर्टेंस में डिस्कस कर ली है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। जीएसटी ने क्या किया है, बहुत सारे डिफरेंट टैक्स जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज को रिप्लेस कर दिया। अब क्या हो रहा है, जीएसटी मतलब एक सिंगल टैक्स सिस्टम आ गया है ना, सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम आ गया है। ये जो है ना, जो गुड एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है उस पर लगता है, और इसने क्या किया, टैक्स सिस्टम को सिंपलर कर दिया, क्योंकि अब हमें एक ही टैक्स देना है, फेयरर है, अब कॉस्ट के ऊपर टैक्स वाला सिचुएशन नहीं है, और ट्रांसपेरेंट है, पता है इसमें 18% लग रहा है, इसमें 8% लग रहा है, इट्स वेरी क्लियर। फॉर एंटरप्रेन्योर जीएसटी रिड्यूस कंफ्यूजन नहीं रहती और टैक्स को पे करना आसान है, और टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है कि हमें एक टैक्स के बाद दूसरा टैक्स देना पड़ रहा है, जिससे बिजनेस करना ईजियर हो गया। ठीक है, तो पर्पस क्या है, पर्पस यही है एंटरप्रेन्योर के लिए कि जीएसटी ने उनके लिए टैक्सेशन सिस्टम को इजी कर दिया है। ठीक है, उनको टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। हर जगह जीएसटी सिमिलर है, सिमिलर प्रोडक्ट्स पे, तो हमें पता रहता है। एंटरप्रेन्योर को टैक्स कंप्लाइंसेस करने में कम समय लगता है। ठीक है, क्योंकि एक ही टैक्स देना है। ठीक है, अंडर जीएसटी 10 तरीके के नहीं देने हैं, और बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, है ना। ये नहीं कि खाली टैक्स कंप्लाइंसेस में लगे पड़े हैं, फोकस उसी में, बाकी बिजनेस से तो दिमागी हट चुका है, वो नहीं, समय है। ठीक है, मार्केट एक्सपैंड कर सकते हैं, और ऑब्वियस है इट इनकरेज फॉर्मलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, टैक्सेशन सिस्टम रिड्यूस हो गया तो टैक्स कंप्लाइंसेस के अलावा हम बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान लगा सकते हैं, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और कंट्री में भी डेवलपमेंट करवा सकते हैं।
बाय पेइंग द जीएसटी एंड ऑल। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है? ठीक है, कॉपीराइट एक्ट 1957 ओरिजिनल वर्क, जैसे कि किसी का म्यूजिक हो गया, किसी की लिरिक्स हो गई, है ना, इसको जो ओरिजिनल वर्क है उसको प्रोटेक्ट करता है। जो ऑथर, म्यूजिशियन, फिल्म मेकर, जैसे मान लो किसी कहते नहीं कि फिल्म की कॉपीराइट नहीं हो सकती, कॉपीराइट लिमिटेड। इवन जो ये वीडियो बन रही है ना, जो मैं बना रही हूँ अभी, इस पे भी कॉपीराइट लग गया। अगर कोई मेरी वीडियो को एज इट इज कॉपी करेगा, मेरे इस ओरिजिनल काम को एज इट इज कॉपी करेगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? कॉपीराइट स्ट्राइक लगा सकते हैं उस पर, है ना। तो ये जो भी वर्क है, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, ड्रामेटिक, डिजिटल, कॉपीराइट प्रोटेक्शन डिजिटल नेचर में, वो कॉपीराइट प्रोटेक्शन क्या करता है? इनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। जैसे वर्क क्रिएट, जैसे मैंने बताया ना, मैंने ये वीडियो बना दी, उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली कॉपीराइट प्रोटेक्शन यहाँ पे लागू हो गया है। अगर कोई करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। जैसे बुक, आर्टिकल, पोम्स हो गई, पोम्स बोलते हैं, है ना, सॉन्ग्स, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, डिजिटल कंटेंट भी। इवन आप किसी का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ कॉपी नहीं कर सकते उसका ओरिजिनल वर्क। हाँ, अपने ट्विस्ट के साथ यू कैन मेक समथिंग डिफरेंट, बट एज इट इज आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट आपको ये अलाउ नहीं करेगा। तो एंटरप्रेन्योर के लिए क्या पर्पस है? उनके लिए पर्पस ये है कि मान लो कोई एंटरप्रेन्योर ने कोई वर्क क्रिएट किया, अगर कोई कॉपी ही कर लेगा तो उससे उसको क्या फायदा होगा, है ना। तो ये प्रोटेक्ट करता है, क्रिएटर को रिवॉर्ड करता है उनके ओरिजिनल वर्क के लिए। ठीक है, अलाउइंग देम टू मोनेटाइज देयर आइडिया इनोवेशन लीगली। जैसे मेरी ये वीडियो, ये मोनेटाइज हो सकती है और कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। मतलब इजिली आई कैन अर्न मनी फ्रॉम दिस, बट नो वन एल्स कैन कॉपी एग्जैक्टली what I have done here, है ना। ओरिजिनल वर्क को कोई कॉपी नहीं कर सकता, राइट। ओके, फॉर एंटरप्रेन्योर इट इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन क्रिएटिव इंडस्ट्री। भाई अब कॉपीराइट है तो लोग अपना क्रिएटिविटी करेंगे, म्यूजिक, मीडिया, सॉफ्टवेयर कुछ नया बनाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सेफ है। अदरवाइज तो लोग अपनी मूवी भी रिलीज करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि कोई एग्जैक्टली इसको कॉपी ना कर ले। नहीं कर सकता, कॉपीराइट क्लेम्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिजाइन एक्ट 2000। डिजाइन एक्ट 2000 protect the visual appearance, shape, pattern, ornamentation और configuration of product that make it unique और appealing। जैसे तुमने कोई प्रोडक्ट का डिजाइन बनाया बहुत ही यूनिक है, जैसे मैं क्या ही बनाई, जैसे मान लो सोफे है, तुमने सोफे का बहुत ही यूनिक डिजाइन बनाया, तो डिजाइन एक्ट 2000 उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा कि आपके डिजाइन को कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक्ट डज नॉट प्रोटेक्ट द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब फंक्शनल एस्पेक्ट को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता कि सोफा बैठने वाला है तो कोई बैठने वाला सोफा ना, ये नहीं करेगा। लेकिन उसके जो पैटर्न है, जो आपने पैटर्न ले रखा है या जो डिजाइन ले रखी है, जो या शेप बना रखी है, उसको प्रोटेक्ट करेगा कि वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। मतलब आप डिजाइन एक्ट के तहत इसका प्रोटेक्शन ले सकते हो, फिर वो आपकी चीज को कोई जो बनावट है, डिजाइन है, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो रजिस्ट्रेशन करना होगा इस एक्ट के तहत, तभी आपको वो रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। तो मोस्टली जो डिजाइनर होते हैं ना, जैसे जो शूज अलग अलग डिजाइन के बनाते हैं या कुछ ड्रेस अलग अलग डिजाइन की बनाते हैं, जो नहीं चाहते कि कोई और कॉपी करे, तो वो डिजाइन एक्ट 2000 के तहत अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। फर्नीचर डिजाइन किया आपने यूनिक पैटर्न के साथ, ठीक है, फैशन डिजाइन, क्लोथिंग पैटर्न कुछ नया है, यूटेंसिल्स कुछ अलग तरीके के बर्तन बनाए हैं, क्रॉकरी बनाए हैं, जो आप नहीं चाह रहे हैं कि कोई और कॉपी करे उसके पैटर्न या डिजाइन को, तो आप इस एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। इससे प्रोडक्ट फायदा क्या है एंटरप्रेन्योर्स को? तो देखिए, उनकी अपीयरेंस जो प्रोडक्ट की वो सेव करता है, मतलब सेम चीज को, विजुअल लुक को कोई कॉपी नहीं कर सकता। क्रिएटिविटी, अब भाई पता है कि मेरे पैटर्न को कोई कॉपी नहीं करेगा, तो आई विल बी इनकरेज कि मैं और इनोवेशन करूं, है ना। अदरवाइज तो लोगों को लगेगा कि सेम चीज तो सामने वाला भी कॉपी कर देगा, तो फायदा क्या है? ब्रांड की आइडेंटिटी बनती है, वो ब्रांड जो कुछ अलग पैटर्न, यूनिक पैटर्न हमेशा देता है, या एक ऐसा पैटर्न का सोफा जो सिर्फ वही ब्रांड बनाता है, तो लोग उसको देख के आइडेंटिफाई कर ले, ये तो उसी ब्रांड का है, क्योंकि ये पैटर्न वही बना सकता है, उसके पास ही इसका राइट है। प्रिवेंट इमिटेशन, कोई कॉपी नहीं करेगा, एज वी हैव दिस राइट। और एड कमर्शियल वैल्यू, रजिस्टर्ड डिजाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट है। मतलब मान लो मेरा जो सोफे का पैटर्न है, ठीक है, मान लो मैंने ऐसा सोफा बनाया, इसका पैटर्न ऐसा है, और मैंने इसका डिजाइन एक्ट ले रखा, कोई कॉपी नहीं कर सकता, और बहुत बिकता है, तो बहुत लोग आएंगे ना मेरे पास कि इसका हमें भी लाइसेंस दे दीजिए, हम भी ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो आई कैन सेल दैट एंड अर्न मनी। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर के लिए पर्पस यही है, जो हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी वही चीज यहाँ पे समराइज करके लिख दी गई है, आप रीड करना, सेम चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एम टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन बाय प्रोवाइडिंग लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल कम्युनिकेशन साइबर एक्टिविटीज। देखो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आजकल, है ना, ऑब्वियस है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये सब क्या है, ये सब डिजिटल ट्रांजेक्शन चल रहा है। मान लो कल को कोई बोल दे कि ये इनवैलिड है, मान लो उसने बोल दिया कि ये जो आपने ट्रांजेक्शन किया ना, हम इसे नहीं मानते, आपके पास, अब मेरे पास पैसे आ गए लेकिन मैं कहूँ ये ट्रांजेक्शन इनवैलिड है, मैं नहीं मानूंगी, तो सामने वाले का तो ऑब्वियसली कट जाएगा। इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो यहाँ पे ये लीगल रिकॉग्नाइजेशन देती है इस तरीके की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करती है, उनको लीगल रिकॉग्नाइजेशन देती है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन की तरह ही क्या करे जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे। या कोई डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो भी रियल कॉन्ट्रैक्ट, जो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट है उसी की तरह ही मान्यता रखता है, ठीक है। इट प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन बिजनेस, ऑफ कोर्स ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, साइबर एक्टिविटीज, इनको कहीं ना कहीं ये एक लीगल फ्रेमवर्क देता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी उन ट्रांजेक्शन को, तो लोग करेंगे ही नहीं, है ना, फ्रॉड करेंगे फिर। तो ये रिकॉग्नाइजेशन देता है, ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शन के इक्विवेलेंट ही डिजिटल ट्रांजेक्शन को मानता है, जिससे क्या हो रहा है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, हम ऑनलाइन बाइंग सेलिंग कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट रिकॉग्नाइजेशन। तो फायदा क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला डिजिटल बिजनेस को प्रमोट करता है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज द फिजिकल ट्रांजेक्शन ओनली या ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शन ओनली। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट डेटा एंड साइबर एसेट, ये लॉ प्रोवाइड करता है कि जो बिजनेस और कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको सेफ गार्ड रखा जाए, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय या कॉन्ट्रैक्ट करते समय हम अपनी काफ़ी इंफॉर्मेशन वहाँ डालते हैं, तो वो सेफ रहनी चाहिए, ये भी ये इंश्योर करता है। इनकरेज ई कॉमर्स ग्रोथ, इससे क्या होता है, जब ऑब्वियस है डिजिटल ट्रांजेक्शन सब लीगली रिकॉग्नाइज है, तो लोग ऑनलाइन सेल पे, ऑनलाइन परचेज पे बिलीव करते हैं और डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, और डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी इसीलिए सर्वाइव कर पा रहे हैं। प्रिवेंट साइबर फ्रॉड, हेल्प करता है बिजनेस को कि अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड या हैकिंग होती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, और सपोर्ट करता है इनोवेशन, इंकरेज करता है कि वो डिजिटल बिजनेस या डिजिटल आइडियाज के साथ अपना कुछ ओपन करें और रन करें, बिकॉज इट्स वैलिड, इसको रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है, ठीक है। तो सेम चीज है, बस यहाँ पे आपका समराइज फॉर्म में है, इसको रीड करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2003। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्या है, ये एक्ट रेगुलेट करता है कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डिजिटल डेटा। हम लोग ना जब भी ऑनलाइन बाय करते हैं, ठीक है, तो अपना पर्सनल डेटा बहुत सारा वहाँ पे डालते हैं, या कोई भी आईडी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो पर्सनल डेटा हमारा बहुत जा रहा होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट को एक्सेस देना, वीडियोस को एक्सेस दे देना, गैलरी की एक्सेस देना, हो रहा होता है कि नहीं हो रहा होता है। तो ये एक्ट रेगुलेट करता है उसी चीज को, ठीक है। द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2003 इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया, कि ये इंश्योर करता है कि जो भी हम पर्सनल डेटा डाल रहे हैं ऑनलाइन, वो क्या रहे, सेफ रहे, उसका कोई मिसयूज नहीं करेगा, ठीक है। ये रेगुलेट करता है कि बिजनेस कैसे कलेक्ट कर रहा है, उस डेटा को कैसे स्टोर कर रहा है और कहाँ कहाँ शेयर कर रहा है, मतलब उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगता है कि अगर इंडिविजुअल का डेटा आया तो उसको आपको सेफली स्टोर करना है ना, वो कहीं भी आपको सेल नहीं करना है उस डेटा को, ठीक है। इट एंश्योर दैट डेटा प्राइवेसी इज मेंटेन एंड इंडिविजुअल हैव कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फॉर एंटरप्रेन्योर ये एक्ट एक ट्रस्ट वर्दी डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिससे मतलब ये एक्ट है तो सबको पता है कि जो बिजनेस है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को गलत जगह यूज नहीं करेंगे, है ना, सही तरीके से ही उसको यूज करेंगे, उसको प्रोटेक्टेड रखेंगे। तो हम भी ट्रस्ट करते हैं और अपनी ऑनलाइन डिटेल्स डाल देते हैं, जैसे आप देखो ना, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय तो अपनी कार्ड की डिटेल्स डाल रहे हो वहाँ पे, तो देयर मस्ट बी प्रोटेक्शन ना, कि वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कहीं और मिसयूज नहीं करेंगे। तो डिजिटल डेटा, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ये इंश्योर करता है, ठीक है। जैसे हम अपना फाइनेंशियल डेटा, बैंक डिटेल, ये सब डालते हैं, तो इनका प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये इंश्योर किया जाता है कि आप इनके डेटा को प्रोटेक्टेड रखेंगे, इसका कहीं भी मिसयूज नहीं होगा, जिससे क्या होगा, एंटरप्रेन्योर को फायदा ये होगा कि इस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन है, ठीक है, वो मिसयूज नहीं करेंगे, तो कस्टमर उनके साथ अपना डेटा भी शेयर करेगा, ठीक है। प्रमोट रिस्पॉन्सिबल डेटा मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर को जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन उसको सही से सिक्योर करके रखनी है, ठीक है, उसका कोई भी यानी कि इन्फॉर्मेशन लीक कर दे। इनकरेज एथिकल प्रैक्टिसेस, बिजनेस ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट करेंगे,
है ना, विद द इन्फॉर्मेशन, कोई गलत जगह डालेंगे नहीं। प्रिवेंट लीगल रिस्क, इंश्योर करता है एंटरप्रेन्योर को कि वो डेटा प्रोटेक्शन रूल फॉलो करे। अगर नहीं फॉलो करेंगे, हमारा डेटा बेचेंगे, तो ऑब्वियस उनको पेनल्टीज देनी पड़ेगी। और इस तरीके की एक्ट की वजह से लोग आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, डेटा फीड करा रहे हैं, और डिजिटल बिजनेस इस वजह से ग्रो भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज समराइज फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये था हमारा एक्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो हम आगे आने वाले चैप्टर में कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और कोई भी डाउट रहेगा उसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।